सो लास्ट लेक्चर में हमने स्लोप्स के बीच में रिलेशन डिस्कस किए थे, उसमें केस लिए थे व्हेन लाइंस आर पैरेलल। ठीक है, तो लाइंस आर पैरेलल तो उनके स्लोप्स हमें क्या मिले थे, इक्वल मिले थे। क्लियर। अब लेते हैं लाइंस आर परपेंडिकुलर। तो लाइंस हमने लास्ट लेक्चर में लिए थे, पहला लाइन लिया था बार अल्फा जेड प्लस अल्फा बार जेड प्लस बी इज इक्वल्स टू 0। दूसरा लाइन लिए थे बार बीटा जेड प्लस बीटा बार जेड प्लस सी इज इक्वल्स टू 0। सपोज इस लाइन, इन दोनों लाइंस को अगर हम क्या कहते हैं, जनरल रियल लाइंस की इक्वेशन के साथ कंपेयर करेंगे तो ये लाइन कुछ ऐसे मिलेगी हमें। कैसे? फॉर एग्जांपल ये लाइन मिल रही है पी एक्स प्लस क्यू वाई प्लस आर इज इक्वल्स टू 0। और सपोज ये लाइन हमें मिल रही है ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इज इक्वल्स टू 0। यहां पे बी लिख सकते हो आप, कोई प्रॉब्लम नहीं है, यहां बी है इसलिए मैंने आर लिख दिया हूं। अब इस लाइन का जब हम स्लोप कैलकुलेट करेंगे तो वो स्लोप आएगा माइनस पी अपॉन क्यू, और इस लाइन का स्लोप आएगा माइनस ए अपॉन बी। ठीक है, तो इसका नाम हमने सपोज रख दिया m1 और इसका नाम अगर रख दिया मैंने m2। तो ये m1 हमने क्या प्रूव किया था, m1 हमने प्रूव किया था बार अल्फा प्लस अल्फा डिवाइडेड बाय बार अल्फा माइनस अल्फा इंटू आयोटा। ओके, तो इस m1 की जगह मैं लिख सकता हूं बार अल्फा प्लस अल्फा डिवाइडेड बाय बार अल्फा माइनस अल्फा इंटू आयोटा, और इस m2 की जगह लिख सकता हूं बार बीटा प्लस बीटा डिवाइडेड बाय बार बीटा माइनस बीटा इंटू आयोटा। ओके, अब कार्टेशियन प्लेन पे जब दो लाइंस आपस में परपेंडिकुलर होती है, व्हेन the lines are perpendicular to each other, m1 into m2 must equals to -1। ओके, दो लाइंस के, दो परपेंडिकुलर लाइंस के स्लोप का प्रोडक्ट हमेशा क्या होता है, -1 होता है। पहले ये समझा देता हूं कि ये -1 क्यों होता है। दो लाइंस अगर आपस में परपेंडिकुलर है तो tan थीटा का एंगल बिटवीन द टू लाइंस का फॉर्मूला क्या होता है, मॉड्यूलस ऑफ m1 माइनस m2 डिवाइडेड बाय 1 प्लस m1 इंटू m2। ये दो लाइंस के बीच में के एक्यूट एंगल का फॉर्मूला है, मॉड्यूलस बनाया हूं मैं। मॉड्यूलस अगर नहीं बनाया तो फिर कोई भी एंगल हो सकता है। ठीक है, तो यहां थीटा का वैल्यू क्या रखूंगा मैं, 90, क्योंकि लाइंस आपस में क्या है, परपेंडिकुलर है। तो tan 90 इज इक्वल्स टू m1 माइनस m2 डिवाइडेड बाय 1 प्लस m1 इंटू m2। tan 90 का वैल्यू होता है नॉट डिफाइंड, इंफिनिटी। अब इंफिनिटी आंसर कब आएगा, जब डिनोमिनेटर 0 होगा। तो दैट विल इंप्लाई 1 प्लस m1 इंटू m2 इज इक्वल्स टू, मतलब m1 इंटू m2 इज इक्वल्स टू -1। क्लियर? यहां से ले रहे हैं हम। ओके, इतना हम कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में लाइंस चैप्टर में पढ़ते हैं। आगे बढ़ते हैं, तो इस m1 की जगह मैं माइनस पी बाय क्यू, m2 की जगह माइनस ए बाय बी, या फिर
और थोड़ा सा एडवांस कर लेते हैं, ये और ये डायरेक्टली प्लेस कर देते हैं। तो क्या होगा, m1 की जगह प्लेस कर देता हूं अल्फा बार अल्फा प्लस अल्फा बार अल्फा माइनस अल्फा इन आयोटा आयोटा ओके इंटू बार बीटा प्लस बीटा डिवाइडेड बाय बार बीटा माइनस बीटा इज आयोटा इज इक्वल्स टू -1। यहां आयोटा इंटू आयोटा आयोटा स्क्वायर -1 बनेगा, वो -1 इस -1 से कैंसल होके क्या बचेगा 1। ठीक है, तो यहां क्या आएगा बार अल्फा प्लस अल्फा डिवाइडेड बाय बार अल्फा माइनस अल्फा इंटू बार बीटा प्लस बीटा डिवाइडेड बाय बार बीटा माइनस बीटा इज इक्वल्स टू 1। देन दैट विल इंप्लाई बार अल्फा प्लस अल्फा इंटू बार बीटा प्लस बीटा इज इक्वल्स टू बार अल्फा माइनस अल्फा इंटू बार बीटा माइनस बीटा। ब्रैकेट्स खोल देंगे तो बार अल्फा बार बीटा प्लस बार अल्फा बीटा प्लस अल्फा बार बीटा प्लस अल्फा बीटा बार अल्फा बार बीटा माइनस बार अल्फा बीटा माइनस अल्फा बार बीटा प्लस अल्फा बीटा। ये इसके साथ कैंसल हो गया। ठीक है, अल्फा बीटा कैंसल हो गया, अब कोई कैंसल नहीं हो रहा है। ठीक है, ये बन जाएगा टॉइस ऑफ बार अल्फा बीटा प्लस ये भी बन जाएगा टॉइस ऑफ अल्फा बार बीटा इज इक्वल्स टू 0। देन 2 से डिवाइड कर दो दोनों साइड इज इक्वल्स टू 0। अब डिवाइडिंग बोथ साइड्स बाय बार अल्फा बार बीटा, डिवाइडिंग बोथ साइड्स बाय बार अल्फा बार बीटा, या इसको उधर ले जाके कर सकते हो एडजस्टमेंट, बीटा की तरफ बीटा लेके आओ, अल्फा की तरफ अल्फा लेके जाओ। अब मेरा ऐसे बन गया, तो मैं डिवाइडिंग बोथ साइड्स बाय बार अल्फा बार बीटा, यहां जब डिवाइड करूंगा तो बार अल्फा तो कैंसल हो जाएगा, कौन बचेगा बार बीटा। यहां डिवाइड करूंगा तो बार बीटा तो कैंसल हो जाएगा, कौन बचेगा बार अल्फा इज इक्वल्स टू मल्टीप्लाई बोथ साइड्स बाय -1। दोनों साइड्स को क्या करो -1 से मल्टीप्लाइड करो, तो माइनस बीटा प्लस डिवाइडेड बाय बार बीटा प्लस माइनस अल्फा डिवाइडेड बाय बार अल्फा इज इक्वल्स टू 0। ये हो गया कॉम्प्लेक्स स्लोप। समझ गए ना, इसको हम स्लोप कहते हैं, इसको एक्चुअली क्या कहते हैं पता है क्या, कॉम्प्लेक्स कोएफिशिएंट। इसको क्या कहा जाता है, कॉम्प्लेक्स कोएफिशिएंट। ये एक्चुअली कहां से डेराइव्ड है, जो जनरल रियल इक्वेशन ऑफ लाइन का होता है उससे ये डेराइव्ड किया गया है। ठीक है, हम m1 इंटू m2 ये क्यों ले रहे हैं, क्योंकि ये आंसर m1 का है। कहां से ऑब्टेन्ड है वो, रियल जनरल इक्वेशन से, और ये आंसर किसका है m2 का। इन रिलेशंस को सॉल्व करते करते हमें ये स्लोप हो गया सेकंड लाइन का माइनस बीटा डिवाइडेड बाय बार बीटा, और ये स्लोप हो गया पहले लाइन का माइनस अल्फा डिवाइडेड बाय बार अल्फा। ये कॉम्प्लेक्स स्लोप्स है, थोड़ा सा मैं इधर उधर कर देता हूं इन्हें, तो माइनस अल्फा डिवाइडेड बाय बार अल्फा प्लस माइनस बीटा डिवाइडेड बाय बार बीटा इज इक्वल्स टू 0, दैट इज mc1 प्लस mc2 इज इक्वल्स टू। माने जब दो कॉम्प्लेक्स लाइंस आपस में परपेंडिकुलर रहेंगी तो उनके कॉम्प्लेक्स स्लोप्स का सम क्या रहेगा, 0 रहेगा। क्लियर हो गया। और पैरेलल रही तो उनके कॉम्प्लेक्स स्लोप्स इक्वल होते हैं। लिख लो।
नेक्स्ट टॉपिक इज और एक स्लोप का फॉर्मूला हम डेराइव करेंगे। स्लोप ऑफ अ लाइन पासिंग थ्रू द पॉइंट्स हुज एपेक्सेस आर Z1 एंड Z2। अब ये लाइन Z1 Z2 इन दोनों पॉइंट्स में से पास हो रही है। लेट सिंस जनरल इक्वेशन, सिंस जनरल इक्वेशन ऑफ द लाइन इज एज, क्या होता है, बार अल्फा Z प्लस अल्फा बार Z प्लस B इज इक्वल्स टू 0। इसे सपोज हमने जनरल इक्वेशन है, माने इस पॉइंट से अगर ये लाइन पास होती होगी, सिंस दिस लाइन passes through Z1 एंड Z2, ये Z1 और Z2 दोनों पॉइंट्स में से पास हो रही है। देयरफॉर बार अल्फा Z1 प्लस अल्फा बार Z1 प्लस B मस्ट इक्वल्स टू 0, इक्वेशन नंबर 1। दूसरा, बार अल्फा Z2 प्लस अल्फा बार Z2 प्लस B मस्ट इक्वल्स टू 0, इक्वेशन नंबर 2। 1 में से 2 सब्ट्रैक्ट करो, सो इक्वेशन 1 माइनस इक्वेशन 2 विल इम्प्लाई, तो यहां बार अल्फा कॉमन निकल जाएगा, तो क्या बचेगा, Z1 माइनस Z2। यहां अल्फा कॉमन निकल जाएगा, तो क्या बचेगा, बार Z1 माइनस बार Z2, और यहां BB कैंसल हो गया। ठीक है, दिस विल इम्प्लाई बार अल्फा इंटू Z1 माइनस Z2 इज इक्वल्स टू माइनस अल्फा इंटू बार Z1 माइनस बार Z2। इसे इधर भेज दो तो क्या होगा, और उसे इधर लेके आओ तो Z1 माइनस Z2 डिवाइडेड बाय बार Z1 माइनस बार Z2 इज इक्वल्स टू माइनस अल्फा डिवाइडेड बाय बार अल्फा। ये क्या था, स्लोप, बरोबर है ना, ये क्या था, स्लोप था। तो देयरफॉर, ठीक है ना, कॉम्प्लेक्स स्लोप ऑफ द लाइन इज इक्वल्स टू क्या हो गया, Z1 माइनस Z2 डिवाइडेड बाय बार Z1 माइनस बार Z2। अब इसको अप्लाई करके कुछ चीजें और हम कॉन्सेप्चुअली समझने की कोशिश करेंगे। पहले यहां तक आप लिख लो। तो अब अगर दो लाइंस आपस में पैरेलल है, ठीक है, तो हम पहले रियल जनरल इक्वेशन लेते हैं। तो a1x प्लस b1y प्लस c1 इज इक्वल्स टू 0, a2x प्लस b2y प्लस c2 इज इक्वल्स टू 0। ये है सपोज लाइन 1 और ये है सपोज लाइन 2। आपने 10th स्टैंडर्ड में, ठीक है ना, लीनियर इक्वेशंस इन 2 वेरिएबल्स में ग्राफ्स पढ़े होंगे। उसमें a1 अपॉन a2 इज नॉट इक्वल्स टू b1 अपॉन b2 अगर है तो लाइंस कुछ ऐसे रहेगी, परपेंडिकुलर नहीं रहेगी, इंटरसेक्ट करेगी, ठीक है ना, लाइंस आपस में इंटरसेक्ट करेंगी, मतलब द गिवन सिस्टम विल हैव एग्जैक्टली वन सॉल्यूशन। ऐसे कुछ पढ़े होंगे आप, ओके। दूसरा कंडीशन, a1 अपॉन a2 इज इक्वल्स टू b1 अपॉन b2 इज इक्वल्स टू c1 अपॉन c2 अगर है तो लाइंस कुछ ऐसे रहेगी।
ओवरलैप करेगी, करेक्ट नो? ये सभी रेशोज इक्वल है तो एक ही लाइन हो गया वो, तो ओवरलैप करेगी। इसे कहते हैं कंसिस्टेंसी, इसे भी कंसिस्टेंसी कहते हैं। यहां हैविंग वन ओनली सॉल्यूशन, यहां इनफाइनेटली मेनी सॉल्यूशंस, माने वो दो सिस्टम जो बना हुआ है दो लीनियर इक्वेशंस का, उसको इनफाइनाइट मेनी सॉल्यूशंस होते हैं। तीसरी कंडीशन पढ़े थे a1 अपॉन a2 इज इक्वल्स टू b1 अपॉन b2 इज नॉट इक्वल्स टू c1 अपॉन c2। तो इसकी लाइंस कुछ ऐसे थी। ये लाइंस आपस में पैरेलल है, माने कहीं कॉमन पॉइंट इसमें नहीं है दोनों लाइंस में, माने ये इंटरसेक्ट ही नहीं करेंगी, माने कॉमन पॉइंट नहीं है। कॉमन पॉइंट नहीं है माने ऐसा कोई सॉल्यूशन नहीं है, ऐसी कोई एक्स और वाई की वैल्यू नहीं है जो एट ए टाइम दोनों इक्वेशन को सेटिस्फाई करे। नो सॉल्यूशन, इनकंसिस्टेंसी कहते थे इसको, ठीक है ना? कंसिस्टेंसी दो होती है, ये इनकंसिस्टेंसी होती है। तो यहां हमें अभी इसको टारगेट करना है। अब एक कॉम्प्लेक्स लाइन हम ले लेते हैं, जैसे हमने लिया कोई लाइन बार अल्फा जेड प्लस अल्फा बार जेड प्लस बी इज इक्वल्स टू 0, ये कोई मैंने कॉम्प्लेक्स लाइन ले लिया। दूसरा लाइन ले लिया बार बीटा जेड प्लस बीटा बार जेड प्लस सी इज इक्वल्स टू 0। अब इसका स्लोप क्या रहेगा? इसका स्लोप रहेगा माइनस अल्फा डिवाइडेड बाय बार अल्फा, और इसका स्लोप क्या रहेगा? माइनस बीटा डिवाइडेड बाय बार बीटा। अब अगर ये दोनों लाइंस पैरेलल है तो दोनों के स्लोप्स क्या रहेंगे? इक्वल रहेंगे, दोनों के स्लोप्स इक्वल रहेंगे। तो इसका इक्वेशन अगर ये है तो ये अगर दो पॉइंट में से कोई भी दो पॉइंट ले लो इसके ऊपर के, ये जिन दो पॉइंट्स में से पास हो रही होगी तो वो दो पॉइंट्स ले लेते हैं Z1 और Z2। तो इसका स्लोप क्या होगा? Z1 माइनस Z2 डिवाइडेड बाय बार Z1 माइनस बार Z2, ओके। और इसका स्लोप सपोज अगर वही है तो माने यही है, यही है तो बार बीटा की जगह क्या रखूंगा मैं? बीटा की जगह अल्फा। अब ये दोनों का रेशो कांस्टेंट नहीं रहेगा, ठीक है ना? तो यहां क्या रहेगा? सी। माने मेरे को कहना क्या है? मुझे यहां पे ये कहना है कि एक लाइन का, कॉम्प्लेक्स लाइन का अगर आपको इक्वेशन गिवन है, उसको पैरेलल रहने वाली दूसरी कॉम्प्लेक्स लाइन आपको लिखने की है, उसका इक्वेशन अगर लिखने का है तो वो कैसा लिखोगे आप? बार अल्फा जेड प्लस अल्फा इंटू बार जेड प्लस लैम्बडा इज इक्वल टू 0। माने आप चेंज किसको करोगे? सिर्फ कांस्टेंट को चेंज करोगे, वेयर लैम्बडा बिलोंग्स टू आर, रियल नंबर। तो ये है गिवन लाइन, ये कौन सी है? गिवन लाइन। तो दैट विल इंप्लाई ये कौन सी है? पैरेलल लाइन टू द पैरेलल टू द गिवन लाइन। बात समझ में आ गई? दूसरी चीज, अगर दो लाइंस, ये नोट डाउन कर लो फटाक से, बिठा के, थोड़ा सा स्पेस ज्यादा लगेगा। नेक्स्ट, अगर दो लाइंस आपस में परपेंडिकुलर है, ये एक लाइन बना रहा हूं मैं जो ए बी में से पास हो रहा है, ए का एपिक्स है Z1, बी का एपिक्स है Z2, ये दूसरा लाइन है, ठीक है।
ये दोनों आपस में क्या है, लाइंस परपेंडिकुलर है। इस लाइन का इक्वेशन सपोज यहां थोड़ा मैं एरो करके मेंशन कर देता हूं, बार अल्फा जेड प्लस अल्फा बार जेड प्लस बी इज इक्वल्स टू 0 है। तो ये जो पॉइंट है, ये पॉइंट कौन रहेगा, जेड। इस लाइन के ऊपर का हर पॉइंट कौन है, जेड है, बराबर है, क्योंकि इस लाइन के ऊपर जो पॉइंट मूव हो रहा है उसी का तो वो इक्वेशन है, करेक्ट। तो इस लाइन पे मूव होने वाला हर पॉइंट क्या है, जेड। इट इज लोकस ऑफ जेड मूविंग इन स्ट्रेट पाथ। तो इसे मैं जेड लिख सकता हूं। सपोज ये कोई पॉइंट है, Z0 ले लेता हूं, इसे क्या ले लेता हूं, Z0 ले लेता हूं, या Z3 भी ले सकते हैं। Z0 माने ओरिजिन नहीं, मैं लिख ही देता हूं ना Z3, हाँ ठीक है, Z3 लिख दिया हूं। तो इसका भी नामकरण कर देते हैं कुछ, L2 और ये है L1। सो हियर L1 इज परपेंडिकुलर टू L2। अब यहां पे देयरफॉर स्लोप ऑफ L1 प्लस स्लोप ऑफ L2 मस्ट इक्वल्स टू, जब भी मैंने डेराइव करके दिया आपको ये कि दो परपेंडिकुलर लाइंस के स्लोप्स का सम, कॉम्प्लेक्स स्लोप्स का सम क्या होता है, 0 होता है। तो यहां कॉम्प्लेक्स स्लोप्स का सम 0 होना चाहिए। कॉम्प्लेक्स स्लोप ऑफ L1 क्या रहेगा, Z1 माइनस Z2 डिवाइडेड बाय बार Z1 माइनस बार Z2 प्लस, और उस लाइन का स्लोप क्या रहेगा, Z माइनस Z3 डिवाइडेड बाय बार Z माइनस बार Z3। दिस मस्ट इक्वल्स टू 0। तो यहां डेराइव कुछ नहीं कर रहे हम, सिर्फ रिलेशन में ऐसा बनेगा Z1 Z2 का Z3 Z का यूज करके, माने इस टाइप के जब भी न्यूमेरिकल्स आएंगे तो आपके पास में उसको अलजेब्रिक कन्वर्जन उसका अगर करना है तो ये अलजेब्रिक कन्वर्जन होगा, और फिर उसको आप सिंप्लीफाई करके जहां तक लेके जाना चाहते हो लेके जा सकते हो। क्लियर, लिख लो। देखो, नेक्स्ट वन इज शॉर्टेस्ट डिस्टेंस ऑफ बार अल्फा जेड प्लस अल्फा बार जेड प्लस बी इज इक्वल टू 0। माने ये कॉम्प्लेक्स लाइन का इस पॉइंट से, ये ओरिजिन नहीं है, ये कोई भी पॉइंट है, ओरिजिन भी हो सकता है, ऑलवेज ओरिजिन नहीं है, एनी पॉइंट। ये कॉन्सेप्ट क्या है मैं पहले आपको वैसे डिटेल में प्रूफ में नहीं जाऊंगा उसके, क्योंकि वो भी थोड़ा लंबा चौड़ा है, यहां प्रूफ में जाऊंगा। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में हम डिस्टेंस ऑफ अ लाइन फ्रॉम अ पॉइंट, ये कॉन्सेप्ट पढ़ते हैं, डिस्टेंस ऑफ अ लाइन फ्रॉम अ पॉइंट। अब डिस्टेंस निकालने के लिए हम हमेशा ये कोई लाइन है, ये कोई पॉइंट है, तो ऐसे गिनेंगे क्या डिस्टेंस। डिस्टेंस गिनते समय हम बराबर एग्जैक्ट क्या बनाएंगे, परपेंडिकुलर बनाएंगे। क्लियर। अब इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट सपोज x1 कॉमा y1 है कार्टेशियन में, और इस लाइन का इक्वेशन अगर ax प्लस बी वाई प्लस सी इज इक्वल टू 0 है, और ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस अगर p है, तो अगर हम डेरिवेशन करके सब कुछ करके अगर इस p को कैलकुलेट करें तो ये p इज इक्वल टू हमें क्या मिलता है, a इंटू x1 प्लस b इंटू y1 प्लस c का होल मॉड डिवाइडेड बाय रूट ओवर a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। समझ में आया। यही चीज
हम अब यहां करने जा रहे हैं, माने डिस्टेंस ऑफ दैट कॉम्प्लेक्स लाइन फ्रॉम अ पॉइंट हुज एफिक्स इज Z0। ओके, तो देखते हैं उसके लिए हम क्या कर सकते हैं। तो एक लाइन ले लेते हैं जिसका इक्वेशन है बार अल्फा जेड प्लस अल्फा बार जेड प्लस बी इज इक्वल्स टू 0। ये कोई पॉइंट ले लेते हैं P जिसका एफिक्स है Z0, यहां से एक परपेंडिकुलर खींचते हैं। ओके, ये पॉइंट सपोज है Q, तो इस Q का एफिक्स क्या होना चाहिए Z, क्योंकि इट इज लाइंग ऑन दैट लाइन। तो उस लाइन पे रहने वाला हर पॉइंट कौन है, Z है, करेक्ट नो। तो ये हो गया Z। अब डिस्टेंस PQ क्या रहेगा, डिस्टेंस PQ रहेगा मॉड्यूलस ऑफ Z माइनस Z0। समझ में आया ना, हम बहुत सी जगह देखे हैं Z1 माइनस Z2 या Z माइनस Z1 हमेशा किस में का डिस्टेंस बताता है, Z और Z1 में का लेंथ बताता है, उसका मॉड्यूलस Z और Z1 में का डिस्टेंस। ये डिस्टेंस PQ हमें निकालना है, ठीक है। तो उसके लिए देखो अब क्या करते हैं हम। हियर यहां पे स्लोप ऑफ, सपोज मैंने इसे L1 नाम दे दिया और इस लाइन को क्या नाम दे दिया L2। तो स्लोप ऑफ L1 क्या होगा, माइनस अल्फा डिवाइडेड बाय बार अल्फा, एंड स्लोप ऑफ L2 के ऊपर के दोनों पॉइंट्स पता है, तो Z माइनस Z0 डिवाइडेड बाय बार Z माइनस बार Z0, ऐसा इसका स्लोप होना चाहिए। एज L1 इज परपेंडिकुलर टू L2, द सम ऑफ देयर कॉम्प्लेक्स स्लोप्स, ये माइंड में डालो, कॉम्प्लेक्स स्लोप्स का सम क्या होता है, 0 होता है। नहीं तो उधर कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में जाओगे तो सम ऑफ स्लोप्स इज इक्वल टू 0, लाइक द लाइन्स आर परपेंडिकुलर, तो गलत हो जाएगा, ठीक है। तो देयरफॉर सम ऑफ द कॉम्प्लेक्स स्लोप्स, यहां पे भी आप कॉम्प्लेक्स स्लोप लिख सकते हो, स्लोप लिखने की बजाय आदत डाल दो। तो सम ऑफ देयर कॉम्प्लेक्स स्लोप्स इज इक्वल टू 0, दैट इज Z माइनस Z0 डिवाइडेड बाय बार Z माइनस बार Z0 प्लस माइनस अल्फा डिवाइडेड बाय बार अल्फा मस्ट इक्वल्स टू 0। क्लियर? देन दिस विल इंप्लाई Z माइनस Z0 बार Z माइनस बार Z0 इज इक्वल्स टू अल्फा डिवाइडेड बाय बार अल्फा। ओके, देन बार अल्फा इंटू Z माइनस Z0 इज इक्वल टू अल्फा इंटू बार Z माइनस बार Z0। देन बार अल्फा इंटू Z माइनस Z0 इज इक्वल टू, या फिर ये इसको मल्टीप्लाइड होगा, नेगेटिव रहेगा, इधर भेज दो पॉजिटिव बन जाएगा, अल्फा इंटू बार Z0 इज इक्वल्स टू अल्फा इंटू बार Z। ओके, अब अल्फा से दोनों साइड डिवाइड कर दो, तो बार अल्फा डिवाइडेड बाय अल्फा Z माइनस Z0 प्लस Z0 इज इक्वल्स टू बार Z। बार Z का वैल्यू मुझे मिल गया, ठीक है। बार, हाँ यहां बार Z0 चाहिए था, ओके। बार Z का वैल्यू मिल गया, ये बार Z का वैल्यू लाइन की इक्वेशन में डाल देते हैं, ठीक है। पुटिंग दिस वैल्यू इन द इक्वेशन ऑफ लाइन, पुटिंग दिस
value in the complex equation of the line we get। तो क्या है हमारे पास रिलेशन, बार अल्फा जेड प्लस अल्फा इंटू बार जेड का वैल्यू क्या निकाला आपने, बार अल्फा डिवाइडेड बाय अल्फा जेड माइनस जेड जीरो प्लस बार जेड जीरो, हो गया ना। हाँ, अल्फा से ब्रैकेट रिमूव कर दो तो बार अल्फा जेड प्लस यहां आएगा बार अल्फा जेड माइनस इज इक्वल टू प्लस बी भी था ना, प्लस बी इज इक्वल टू 0, पूरा लिखना पड़ेगा। ओके, जेड जीरो प्लस अल्फा इंटू बार जेड जीरो प्लस बी इज इक्वल टू 0। ओके, अब मुझे क्या चाहिए, मुझे चाहिए z माइनस जेड जीरो। समझ में आया ना, इसीलिए मैंने बार z उठा दिया, इसीलिए मैंने क्या कर लिया, बार z निकाल लिया। अब बार अल्फा z प्लस बार अल्फा z, ओके, माइनस बार अल्फा जेड जीरो प्लस अल्फा बार जेड जीरो प्लस बी इज इक्वल टू 0। ठीक है, तो यहां ये दोनों और ये दोनों जेड वाले हो रहे हैं, तो बार ट्वाइस हो रहा है ना ये, हाँ, ट्वाइस ऑफ बार अल्फा जेड, बाकी डिपार्टमेंट राइट में भेज देते हैं। क्या क्या बचा अभी हमारे पास में, बार अल्फा जेड जीरो प्लस बार अल्फा अल्फा बार जेड माइनस बी, ये भी माइनस रहेगा ना, हाँ, और ये माइनस बी, ये सिर्फ पॉजिटिव बन रहा है। ओके, देन z इज इक्वल्स टू बार अल्फा जेड जीरो माइनस अल्फा बार जेड जीरो माइनस बी डिवाइडेड बाय ट्वाइस ऑफ बार अल्फा। दोनों साइड माइनस जेड जीरो कर दो, तो दिस विल इंप्लाई z माइनस जेड जीरो इज इक्वल्स टू बार अल्फा जेड जीरो माइनस अल्फा बार जेड जीरो माइनस बी ट्वाइस ऑफ अल्फा बार माइनस जेड जीरो। क्रॉस मल्टीप्लाई करो तो z माइनस, इसको मॉड भी कर देता हूं अब मैं, उधर भी मॉड करना पड़ेगा, तो दैट इज इक्वल टू मॉड्यूलस ऑफ बार अल्फा जेड जीरो माइनस अल्फा इंटू बार जेड जीरो माइनस बीटा माइनस ट्वाइस ऑफ बार अल्फा जेड जीरो डिवाइडेड बाय ट्वाइस ऑफ बार अल्फा। यहां तक पहुंच गए, ये और ये सॉल्व हो रहा है, -1 आंसर में आएगा। ठीक है ना, तो चलो यहां थोड़ा स्पेस बना लेते हैं, तो दैट इज इक्वल्स टू, यहां आएगा मॉड्यूलस ऑफ माइनस बार अल्फा जेड जीरो माइनस अल्फा बार जेड जीरो माइनस बी डिवाइडेड बाय 2 तो बाहर निकल गया। ठीक है, यहां क्या बचेगा, मॉड्यूलस ऑफ बार अल्फा। मॉड में माइनस साइन आप कैंसिल कर सकते हो, ठीक है ना, तो माइनस साइन उड़ा दो, तो यहां क्या आएगा, अल्फा बार अल्फा इंटू जेड जीरो प्लस अल्फा इंटू बार जेड जीरो प्लस बी डिवाइडेड बाय 2। अब अल्फा का और बार अल्फा का दोनों का मॉड्यूलस तो सेम रहेगा ना, तो मैं बार अल्फा की जगह, मॉड बार अल्फा की जगह क्या लिख सकता हूं, मॉड अल्फा लिख सकता हूं, तो यहां लिख डालो मॉड ऑफ अल्फा। अब यहां इस फॉर्मूला में ध्यान दो, क्या किया, जेड जीरो डाल दिया यहां पे,
यहां पे भी Z0 डाल दिया, न्यूमरेटर बन गया, और डिनोमिनेटर में क्या है, टॉइस ऑफ अल्फा, टॉइस ऑफ मॉड्यूलस ऑफ अल्फा। यहां ये फॉर्मूला जब मैंने ऐसे पढ़ाया था, P x1 y1, लाइन का इक्वेशन अगर ax प्लस बी वाई प्लस सी इज इक्वल टू 0 है, ये पॉइंट ए ले लेता हूं, ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस है सपोज P, तो P के लिए मैंने कार्टेशियन में फॉर्मूला क्या बनाया था, मॉड्यूलस ऑफ a इंटू x1 प्लस b इंटू y1 प्लस c डिवाइडेड बाय रूट ओवर क्या है, रूट ओवर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ये कोएफिशिएंट के स्क्वायर्स के एडिशन का रूट। अल्फा अगर कंसीडर करोगे तो क्या होगा, ए प्लस आयोटा बी, ठीक है ना। उसका मॉड्यूलस क्या आएगा, ठीक है, यहां 2 आ रहा है लेकिन, ठीक है ना, यहां 2 वो माने कॉम्प्लेक्स की वजह से। बाकी फॉर्मेट देखो, वहां क्या कर रहे हैं, Z0 प्लेस कर दिया, यहां पे Z0 प्लेस कर दिया, तो यहां पे भी तो वही कर रहे हैं, ठीक है। तो फॉर्मूला सिमिलर है बिल्कुल, माने लर्न रखने को दोनों फॉर्मूलाज बहुत इजी है। यहां 2 नहीं है, वहां 2 है। क्लियर, लिख लो, ये कहीं पे लिख के रख सकते हो आप। हाँ, यहां गलती से बार Z0 हो गया, सिर्फ क्या चाहिए था, Z0, यहां बार Z0 और यहां प्लस B, ठीक है। हाँ, अब देखते हैं एरिया ऑफ ट्राइंगल। अगर मैं कोई ट्राइंगल ABC ले लिया, ABC having vertices as x1 y1, x2 y2, x3 y3, और इसको एंटी क्लॉकवाइज सेंस में वर्टाइसेस से मैंने रोटेट किया, तो एरिया ऑफ ट्रायंगल, सपोज उसका नामकरण कर देते हैं कैपिटल डेल्टा, तो डेल्टा इज इक्वल टू हाफ डिटर्मिनेंट ऑफ, वैसे तो इस डिटर्मिनेंट का मॉड्यूलस होता है, ठीक है ना, डिटर्मिनेंट ऑफ क्या पढ़े थे हम, x1 y1 1, x2 y2 1, x3 y3 1। आप ये फॉर्मूला कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री 10th स्टैंडर्ड में पढ़े थे, लेकिन वहां डिटर्मिनेंट में नहीं बनाए होंगे, सॉल्व करके डिटर्मिनेंट बनाए होंगे, ठीक है ना। कहा कैसा बनाए होंगे मैं बताता हूं, हाफ मॉड x1 इंटू y2 माइनस y3 प्लस x2 इंटू y3 माइनस y1 प्लस x3 इंटू y1 माइनस y2, ऐसे कुछ आपने 10th स्टैंडर्ड में पढ़े हो। इसको और सिंप्लीफाई करते गए तो ये बन जाएगा डिटर्मिनेंट, ठीक है। ये कैसे लर्न रखते थे आप, x1 लिया, एक सेंस में चलो, एक तो एंटी क्लॉकवाइज में चलो या क्लॉकवाइज में चलो, तो x1 लिया तो इसका y कोऑर्डिनेट छोड़ दो, y2 माइनस y3, फिर x2 लिया, इसे छोड़ दो, y3 माइनस, सेंस मेरा एंटी क्लॉकवाइज है, ठीक है ना, y3 माइनस, फिर लिया मैंने x3, तो फिर क्या आएगा, y1 माइनस y2, और इसी को सिंप्लीफाई करके हमारा ये डिटर्मिनेंट बनता है।
अब आगे बढ़ते हैं। सपोज इस z का एफिक्स है, सॉरी इस a का एफिक्स है z, ठीक है। b का एफिक्स है, इसे z1 ले लेते हैं, z2, और c का एफिक्स है z3। थोड़ा स्पेस बचाना पड़ेगा, x3 y3, यहां लिख लेता हूं मैं z3। ओके, तो यहां z1 क्या हो जाएगा, x1 प्लस आयोटा y1 हो जाएगा, ठीक है। तो बार z1 क्या हो जाएगा, x1 माइनस आयोटा y1। तो z1 प्लस बार z1 क्या हो जाएगा, टॉइस ऑफ आयोटा, सॉरी टॉइस ऑफ x1, माने x1 क्या हो जाएगा, x1 हो जाएगा z1 प्लस बार z1 डिवाइडेड बाय 2, एंड z1 माइनस बार z1 अगर करते हैं तो उसका आंसर क्या आएगा, टॉइस ऑफ आयोटा y1। ये टॉइस ऑफ आयोटा नीचे आएगा, तो y1 का वैल्यू क्या हो गया, ये हो गया। समझ में आई बात। ये इसके पहले भी हम अप्लाई कर चुके हैं, कोई नई चीज नहीं है। लाइंस के इक्वेशंस को बनाते वगैरह समय हमने ये सब चीजें की है। तो यहां मैं हाफ एज इट इज डिटर्मिनेंट ऑफ x1 की जगह क्या रख सकता हूं, z1 प्लस बार z1 डिवाइडेड बाय 2, x2 की जगह z2 प्लस बार z2 डिवाइडेड बाय 2, और x3 की जगह z3 प्लस बार z3 डिवाइडेड बाय 2। एक का निकाल के बताया x1 y1 का, वैसे ही सिमिलरली सब निकल गए, ठीक है, उसी नेचर से। y1 की जगह z1 माइनस बार z1 डिवाइडेड बाय 2 आयोटा, z2 माइनस बार z2 डिवाइडेड बाय 2 आयोटा, z3 माइनस बार z3 डिवाइडेड बाय 2 आयोटा, 1 1 1। समझ में आई बात। इतना हमारा रफ मैटर था, मिटा देता हूं इसे। ओके, आगे बढ़ते हैं। यहां डिटर्मिनेंट में एक चीज ध्यान रखो, ax1 b y1 1, ax2 b y2 1, ax3 b y3 1। पहले कॉलम से आप a कॉमन निकाल रहे हो और दूसरे कॉलम से आप b कॉमन निकाल रहे हो, तो उसको लिखा कैसे जाता है, ab इंटू x1 x2 x3 y1 y2 y3 1 1 1। समझ में आई बात। माने दोनों का प्रोडक्ट होता है। अगर तीसरे कॉलम से मैं c कॉमन निकाल रहा होगा तो abc लिखना पड़ेगा मुझे बाहर। क्लियर। तो यहां हम इस डिटर्मिनेंट को थोड़ा सिंप्लीफाई करने के लिए, सिंपल करने के लिए, यहां से 2 कॉमन निकलेगा और यहां से 2 आयोटा कॉमन निकलेगा, हर जगह दिख रहा है। माने टोटल 4 आयोटा कॉमन निकल चुका है, 1/4 आयोटा, 4 आयोटा नहीं, क्या कॉमन निकल चुका है, 1/4 आयोटा। और बाहर कौन बैठा है, 2, 1/8 आयोटा बन जाएगा। ये क्या बन जाएगा, 1/8। तो दिस कैन बी रिटन एज 1/8 आयोटा डिटर्मिनेंट ऑफ z1 प्लस बार z1, z2 प्लस बार z2, z3 प्लस बार z3, z1 माइनस बार z1, z2 माइनस बार z2 और z3 माइनस बार z3 1 1 1। यहां तक की पिक्चर क्लियर है। ये डायग्राम मिटा देता हूं, अब कोई काम नहीं है इसका। दिमाग में इतना रखो, ए बी सी
ए का एफिक्स Z1 है, बी का Z2 है और सी का Z3 है। कोऑर्डिनेट्स x1 y1, x2 y2, x3 y3। ओके, आगे बढ़ते हैं। दिस इज डेल्टा। देन डेल्टा इज इक्वल्स टू, अब यहां देखो, यहां इन दोनों को अगर मैं ऐड कर दूं C1 और C2 को, तो बार Z1 माइनस बार Z1 कैंसल हो रहा है। मुझे क्या दिख रहा है, और सिंपल बनाने के लिए इन कॉलम C1 और C2 को ऐड करो। इसको मैथमेटिकली कैसे लिखा जाता है, ऑपरेटिंग C1 एज C1 प्लस C2। चेंज किस में कर रहे हैं हम, C1 में। क्या चेंज कर रहे हैं, C1 प्लस C2। तो डेल्टा विल बिकम इक्वल्स टू, बाहर था 1/8 आयोटा, यहां Z1 Z2 Z3 बचेगा, ऐड कर लो ओरली। तो Z1 Z2 Z3 क्या टॉइस, हाँ ये तो भूल ही गया मैं, टॉइस ऑफ Z1, टॉइस ऑफ Z2, टॉइस ऑफ Z3 बचेगा, ठीक है ना। Z1 Z2 Z3 नहीं, टॉइस हो जाएंगे सब। यहां तो कोई चेंज हम नहीं कर रहे हैं, और कॉलम 3 भी हमारा एज इट इज है। अब फिर से 2 निकलेगा बाहर, तो ये 1/4 आयोटा बन जाएगा। तो दैट इज इक्वल्स टू 1/4 आयोटा। Z1 बच्चों ये डिटर्मिनेंट आपका हुआ नहीं है, इसलिए मैं हर स्टेप सेपरेट कर रहा हूं, नहीं तो मैं यहां ज्यादा ऑपरेशंस भी कर सकता हूं एट ए टाइम। ठीक है, तो ये बात की बात है, वो आप ही समझ जाओगे बाद में और खुद कर लोगे। Z3 माइनस बार Z3 1 1 1। अब इसमें से ये सबट्रैक्ट कर देते हैं, ठीक है, समझ गए हो आप, ठीक है। तो किस में ऑपरेशन कर रहे हैं हम, C2 में। तो ऑपरेटिंग C2 एज C2 माइनस C1, जिसमें ऑपरेट कर रहे हो उसको पहले लिखने का हमेशा, C2 माइनस C1। तो चलो बोलते चलो, 1/4 आयोटा एज इट इज, इसमें कोई चेंज नहीं कर रहे हैं। Z1 Z2 Z3, दिस माइनस दिस करोगे तो माइनस बार Z1 बचेगा, करेक्ट नो। उसी तरीके से यहां माइनस बार, उसी तरीके से यहां माइनस बार, इसमें कोई चेंज नहीं किया आपने कॉलम 3 में। अब क्या कॉमन निकालूंगा, -1 कॉमन निकालूंगा, तो ये माइनस बन जाएगा। क्लियर। तो -1 डिवाइडेड बाय 4 आयोटा इंटू Z1 Z2 Z3 बार Z1 बार Z2 बार Z3 1 1 1। आगे और बढ़ते हैं। 1/आयोटा को लिख सकते हो आप माइनस आयोटा, ठीक है, तो ये प्लस बन जाएगा। 1/आयोटा को क्या लिख सकते हो, माइनस आयोटा, तो ये प्लस बन जाएगा। देन डेल्टा इज इक्वल्स टू आयोटा डिवाइडेड बाय 4 Z1 Z2 Z3 बार Z1 बार Z2 बार Z3 1 1 1। बना भी है फॉर्मूला एरिया का, नहीं भी बना है, आगे और बनेगा, ठीक है ना। ये बन गया, ये एक फॉर्मूला है एरिया का। लेकिन यहां बच्चों एक चीज थोड़ी सी अटपटी सी लग रही है, आयोटा। क्लियर नो, यहां कौन सी चीज अटपटी सी लग रही है, आयोटा आना, तो वो कैंसल हो जाएगा। जब आप डिटर्मिनेंट रिमूव करोगे तो अपने आप उसका क्या होने का है, हो जाएगा। हम करके भी बताता हूं मैं। वैसे यहां एक चीज ध्यान में रखो, ये हो गया एरिया ऑफ ट्रायंगल।
यहां तक के डिपार्टमेंट को पॉज करके थोड़ा बाकी की चीजें एक्सप्लेन कर लेते हैं। अगर 3 पॉइंट्स है, एक है Z1, एक है Z2 और एक है Z3, ये तीनों पॉइंट्स अगर एक ही लाइन पे लाई कर रहे हैं, माने कॉलिनियर है, तो एरिया ऑफ ट्रायंगल क्या बन जाएगा? 0 बन जाएगा। माने डेल्टा इज इक्वल्स टू 0। तो ये तो 0 के साथ चले जाएगा, है ना, आयोटा बाय 4। तो क्या बचेगा? Z1 बार Z1 1, Z2 बार Z2 1, Z3 बार Z3 1 इज इक्वल्स टू। तो जब कभी आपको ऐसे क्वेश्चंस आते हैं कि शो दैट दीज 3 पॉइंट्स हुज एफिक्सेस आर Z1 Z2 Z3 आर कॉलिनियर, तो सीधा सीधा ये डिटर्मिनेंट 0 निकाल लो, या दिए है कॉलिनियर तो ये डिटर्मिनेंट 0 ले लो और बाद में आगे क्या पूछा है उसको करते बैठो। क्लियर हो गई बात? आगे और एक चीज, सपोज आपको इक्वेशन निकालना है, निकाल चुके हैं हम इसके पहले। कौन सा इक्वेशन? फाइंड द कॉम्प्लेक्स इक्वेशन ऑफ द लाइन पासिंग थ्रू Z1 एंड Z2। तो ये है, हो गया Z1, ये हो गया Z2। अब तीसरा मूविंग पॉइंट लेते हैं, उसका नामकरण कर दो Z। Z Z Z1 Z1 Z2 Z2, ठीक है, इज इक्वल्स टू 0 चाहिए था। व्हाट इज दिस? इक्वेशन ऑफ लाइन पासिंग थ्रू द 2 पॉइंट्स हैविंग एफिक्सेस Z1 एंड Z2। बात समझ में आई? ये हम डेराइव कर चुके हैं, ये तो चीजें सिंपली आप समझ सकते हो। तो ये सब हमारा रफ मैटर हो गया, इसे मिटा देते हैं। माने इसको आप एरिया का फॉर्मूला समझ के बहुत सारी चीजें इसके भरोसे भी कर सकते हो। आगे बढ़ते हैं। अब यहां आयोटा डिवाइडेड बाय 4 इंटू इन ब्रैकेट Z1 को लू तो बार Z1 Z1 को लिया तो बार Z2 माइनस बार Z3 आएगा, माइनस बार Z1 को अगर लिया तो Z2 माइनस Z3 आएगा, और प्लस 1 को अगर लिया तो क्या आएगा? Z2 बार Z3 माइनस Z3 बार Z2 आएगा। डिटर्मिनेंट को सॉल्व किया मैंने, पहले ये लिया तो दिस इंटू दिस माइनस दिस इंटू दिस, फिर ये लिया तो दिस इंटू दिस माइनस दिस इंटू दिस, फिर ये लिया तो दिस इंटू दिस माइनस दिस इंटू दिस। मिडल लेते समय माइनस साइन लेना है। अब एक काम करते हैं, इसे सिंप्लीफाई करते हैं। और तो आयोटा डिवाइडेड बाय 4, जो भी पॉजिटिव वाले हैं वो एक ब्रैकेट में ले लेता हूं मैं। ये पॉजिटिव बनेगा Z1 बार Z2, ये पॉजिटिव बनेगा बार Z1 Z3, ओके। ये वाला पॉजिटिव है Z2 बार Z3, बाकी ये सब क्या बनेंगे? नेगेटिव। तो ये वाला नेगेटिव है, माइनस साइन बाहर निकाल लो तो क्या है? ये Z1 बार Z3, ये नेगेटिव है तो क्या है? ये Z2 बार Z1, और ये नेगेटिव है, दैट इज Z3 बार Z2। एक स्टेप डेकोरेशन कर लेते हैं इसका। आयोटा डिवाइडेड बाय 4 Z1 बार Z2 प्लस Z2 बार Z3 प्लस Z3 बार Z1, ऐसा दिखने को अच्छा लग रहा है, ठीक है। माइनस यहां बार Z1 इंटू Z2 प्लस बार Z2 इंटू Z3 प्लस बार Z3 इंटू Z1। अब ठीक लग रहा है।
ओके। अब ये और ये एग्जैक्ट बना सकते हैं हम एक में के कॉन्जुगेट, बना सकते हैं ना। मुझे बार की हेल्प लेना पड़ेगा, तो बार की हेल्प लूंगा तभी तो कॉन्जुगेट बनेगा, तो बार ले लेते हैं। तो यहां मैं आयोटा डिवाइडेड बाय 4 Z1 बार Z2 प्लस Z2 बार Z3 प्लस Z3 बार Z1 माइनस, यहां ध्यान रहे बच्चों, अब यहां मैं पूरे इसके ऊपर क्या दे रहा हूं, बार दे रहा हूं। तो जिसके ऊपर है उसका हटा दो, जिसके ऊपर नहीं है उसके ऊपर लगा दो। ठीक है ना, फैमिलियर हो आप इससे। तो ये क्या बन जाएगा, Z1 बार Z2 प्लस ये Z2 बार Z3 और ये Z3 बार Z1 बन जाएगा। इसका ये कंप्लीट क्या है, बार है। अब ये अगर Z है तो ये कौन है, बार Z है। दोनों का क्या है, तो Z माइनस बार Z हमेशा क्या आता है, टॉइस ऑफ इमेजिनरी ऑफ, टॉइस आयोटा इमेजिनरी ऑफ Z आता है। ठीक है, माने आयोटा डिवाइडेड बाय 4 इंटू टॉइस ऑफ आयोटा इमेजिनरी ऑफ Z, इसको कहा था हमने। ठीक है, तो Z1 बार Z2 प्लस Z2 बार Z3 प्लस Z3 बार Z1। चलो यहां तक तो हमारी बैलबंडी पहुंच गई। ठीक है, अब ये आयोटा इंटू आयोटा, आयोटा स्क्वायर, उसका आंसर आएगा -1, 2 2 जा 4, तो -1/2 इंटू इमेजिनरी ऑफ Z1 बार Z2 प्लस Z2 बार Z3 प्लस Z3 बार Z। अब आप बोलोगे सर एरिया नेगेटिव आ रहा है, जब भी आपको दिक्कत आयोटा से थी, पेट दर्द था वहां, अभी पेट दर्द किसकी वजह से है, माइनस साइन की वजह से। कहीं पे मॉड वॉड नहीं लिखे हम, करेक्ट नो, डिटर्मिनेंट निकाले हैं सिर्फ। आगे बढ़ते हैं फिर। ठीक है, अब इसमें एक छोटी सी चीज समझ लो कॉन्सेप्चुअली। देखो छोटी छोटी जो चीजें हम पहले आरडी में लिए ना, उनमें बहुत प्यारी प्यारी कॉन्सेप्ट्स है। ओके, वो अगर स्ट्रांग है ना तो आप हाथ पैर बहुत अच्छी तरीके से किसी भी चैप्टर में चला सकते हो। मेरे पास सपोज Z इज इक्वल टू एक्स प्लस आयोटा वाई है। ओके, तो बार Z क्या होगा, अब ध्यान देना यहां पे क्या करने वाला हूं मैं। Z अगर x प्लस आयोटा वाई है तो बार Z x माइनस आयोटा वाई है। ठीक है, इसका इमेजिनरी ऑफ बार Z, इमेजिनरी ऑफ बार Z क्या दिख रहा है मुझे, समझ में आई बात। इमेजिनरी ऑफ बार Z क्या दिख रहा है मुझे, -y। अब मुझे फिर से बार चाहिए, अब मुझे क्या चाहिए, फिर से बार चाहिए, बार। हाँ, इसको डाल दो बार में, तो बार में डाल दिया इसको, तो ये बार Z1 इंटू Z2 और ये बार Z2 इंटू Z3 और ये बार जो पहले से बार में था उसको निकालो बाहर, दूसरे को चांस दो अब। ठीक है, ऐसे कुछ बन जाएगा। अब इमेजिनरी ऑफ बार Z क्या होता है, -y। तो यहां क्या लिखूं अब मैं, हाँ, इमेजिनरी ऑफ बार Z यहां क्या लिखूं,
यस यस बोलो बोलो, ये y क्या है? इसको थोड़ा आगे बढ़ा ले, y नेगेटिव नहीं, रुक जा, y क्या है? ये माइनस साइन एज इट इज रखो, y क्या है? खत्म काम। ये z है, पूरा क्या हो गया? बार z हो गया। तो इमेजिनरी ऑफ बार z माने y हो रहा था, तो y क्या है? इमेजिनरी ऑफ z है, माइनस साइन लगा के है, ठीक है? तो इसको लगाओ फिर, तो यहां 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 यूज कर लेते हैं जगह, यहां थोड़ा स्पेस बना लेते हैं, तो क्या हो जाएगा? डेल्टा माइनस हाफ, फिर से माइनस साइन लिख रहा हूं मैं, इमेजिनरी ऑफ जेड, जेड अंदर का है, जेड कौन है? अंदर का है, तो फिर अंदर का क्या है? बार 1 Z2 प्लस बार 2 Z3 प्लस बार 3 Z1। ओके, अब माइनस माइनस प्लस, तो हाफ इमेजिनरी ऑफ, अब एक कैसा अच्छा दिखेगा? ऐसा ही अच्छा दिखेगा, ठीक है? तो बार Z1 इंटू Z2 प्लस बार Z2 इंटू Z3 प्लस बार Z3 इंटू Z1, दिस इज द फॉर्मूला फॉर द एरिया ऑफ ट्रायंगल। समझ में आई बात? हाफ भी आ गया, प्लस भी आ गया, आयोटा भी हट गया, माइनस साइन भी हट गया, लेकिन ध्यान रहे ये बहुत यूजफुल है और वो भी बहुत यूजफुल है, और छोटी छोटी कॉन्सेप्ट जो हम मस्त यूज कर रहे हैं, तो वो बिल्कुल बेसिक कॉन्सेप्ट है, उनको अप्लाई तभी कर पाओगे आप जब उनको अच्छे से समझ रखोगे उनके ऊपर। क्लियर? लिख लो। सो लाइंस में नेक्स्ट टॉपिक है इक्वेशन ऑफ परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ द लाइन पासिंग थ्रू Z1 एंड Z2। सपोज ये कोई दो पॉइंट्स ले लिए मैंने, A जिसका एफिक्स है Z1, B जिसका एफिक्स है Z2, ये परपेंडिकुलर बाइसेक्टर पे बाइसेक्टर है। परपेंडिकुलर बाइसेक्टर होने की वजह से ये दोनों लेंथ इक्वल रहेगी, दिस इज इक्वल टू दिस रहेगा। ऐसा दो ही ट्रायंगल में होता है, एक आइसोसेलेस और दूसरा इक्विलैटरल। ये P पॉइंट है, इसका इक्वेशन निकालना है हमें, बराबर है? परपेंडिकुलर बाइसेक्टर का, इसके ऊपर का हर पॉइंट Z होगा, मूविंग पॉइंट, तो ये P ऑफ Z हो गया। तो यहां पे एज PA इज इक्वल्स टू PB, PA का लेंथ क्या रहेगा? मॉड्यूलस ऑफ Z माइनस Z1, और PB का क्या रहेगा? मॉड्यूलस ऑफ Z माइनस Z2। स्क्वायरिंग बोथ साइड्स, तो क्या बन जाएगा? मॉड्यूलस ऑफ Z माइनस Z1 का स्क्वायर इज इक्वल टू Z माइनस Z2 का, इसके स्क्वायर को मैं कैसा लिख सकता हूं? Z माइनस Z1 इंटू बार मॉड्यूलस ऑफ Z स्क्वायर इज इक्वल टू Z इंटू बार Z। यहां पे Z माइनस Z2 इंटू बार Z माइनस Z2। आगे बढ़ते हैं, तो Z माइनस Z1, ये बार डिस्ट्रीब्यूटिव होता है, तो बार Z माइनस बार Z1, Z माइनस Z2, यहां पे भी बार Z माइनस बार Z2, देन Z इंटू बार Z माइनस Z इंटू बार Z1 माइनस Z1 इंटू बार Z, यहां प्लस Z1 इंटू बार Z1,
इज इक्वल टू z इंटू बार z माइनस z इंटू बार z2 माइनस z2 इंटू बार z प्लस z2 इंटू बार z2। क्लियर? हाँ, क्या क्या कैंसिल हो रहा है? z बार z यहां कैंसिल हो रहा है, यहां पे भी कैंसिल हो रहा है, और क्या कैंसिल हो रहा है? और कुछ कैंसिल होते हुए नहीं दिख रहा है। तो देखते हैं फिर क्या हो सकता है। सभी को एक काम करते हैं, लेफ्ट साइड में लेके आते हैं, ठीक है ना, सभी को लेफ्ट साइड में लेके आते हैं और फिर देखते हैं क्या होता है। तो पॉजिटिव वालों को पहले लिखेंगे, ये z1 इंटू बार z1 माइनस z इंटू बार z1 माइनस z1 बार z प्लस z इंटू बार z2 प्लस z2 इंटू बार z प्लस z2 इंटू बार z2 इज इक्वल्स टू 0। कौन सा माइनस? ये वाला माइनस चाहिए था, आखिरी वाला। ओके, अब क्लबिंग करना पड़ेगा, ठीक है। तो क्लबिंग किसको करते हैं? z1 बार z1 z2 बार z2, इसको तो रहने दो, इसके साथ के लिए, किसके साथ के लिए? एक, हाँ, ये इसी के साथ के लिए रहने देते हैं इसे, तो इसको उसके साथ क्लब करेंगे। ये पॉजिटिव वाले ले लेते हैं पहले, तो ये 4 टर्म बची है ना हमारे पास में, इन दोनों को क्लब करके 4 टर्म बची है। ओके, तो इन दोनों से मैंने फैक्टराइज करना है मुझे, ठीक है ना, मुझे क्या करना है यहाँ पे? फैक्टराइज करना है, एक z का एक बार z का ऐसे टर्म निकालना है, क्योंकि ये लाइन इक्वेशन किसका बनेगा? लाइन का बनेगा, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर इज लाइन। तो पहले आएगा समथिंग इंटू z प्लस बार समथिंग, सॉरी, पहले आएगा बार समथिंग इंटू z, फिर आएगा समथिंग इंटू बार z, फिर प्लस समथिंग इज इक्वल्स टू 0। तो पहले हमें z चाहिए, तो ये वाला ले लेते हैं, और कहाँ दिख रहा है z? ये वाला ले लेते हैं, ठीक है। तो बार z2 माइनस बार z1 इंटू z, फिर लेते हैं z बार वाला प्लस z बार वाला, ये दिख रहा है और ये दिख रहा है, तो z2 माइनस z1 जम गया, यहां आएगा बार z, और बचे हुए जो दो है उन्हें लिखते हैं प्लस z1 बार z1 माइनस z2 बार z2 इज इक्वल्स टू 0। क्लियर हो गया? इसे लिख सकता हूं मैं z2 माइनस z1 का बार z, प्लस इसे लिख सकता हूं, कुछ नहीं लिख सकता हूं, ऐसे ही रखना पड़ेगा, ठीक है। ये मॉड z1 का स्क्वायर है, ये मॉड z2 का स्क्वायर है, माने मॉड z1 का स्क्वायर माइनस मॉड z2 का स्क्वायर इज इक्वल टू 0। इसे सपोज मैं बार ए कंसीडर करूं, तो बार ए इंटू जेड प्लस ये बन जाएगा ए इंटू बार जेड, और ये रियल नंबर है तो ये बन जाएगा बी। यहां दिस बिलोंग्स टू आर। समझ में आया? ए का वैल्यू, बार ए का वैल्यू ए, वो ए का वैल्यू ये हो गया, तो बार ए का वैल्यू ये हो गया। क्लियर हो गया? तो दिस विल बी द इक्वेशन ऑफ परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ द जॉइन ऑफ Z1 एंड Z2। लिख लो।